हाउ आर यू? दिस इज शानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं, किसमें? डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ही नया टॉपिक है। ये क्या है? नॉर्मल लाइन एंड नॉर्मल प्लेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए छोटे छोटे से पार्ट्स हैं ना, अगर आप इन्हें मिस कर देते हैं तो क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इनमें पूरा कॉन्सेप्ट बेस कर रहा होता है आगे के थ्योरम्स का या आगे के पॉइंट्स का। तो ये छोटे से लेक्चर्स होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको। या आप अगर इस नॉर्मल लाइन को ही सुनेंगे तो ये आई थिंक 12 से आपके में रेगुलर वे पे आ रहा है, आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी पीडीएफ इस लेक्चर की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उससे वहां से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? नॉर्मल लाइन एंड प्लेन। देखिए नॉर्मल समझना पड़ेगा हमें पहले। अगर हमें नॉर्मल समझ में आ जाएगा तब हम उसे लाइन कहेंगे, तब हम उस प्लेन बनाएंगे और तब उसकी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। यही करते हैं। देखिए नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन बनाई किस पे जाती है? नॉर्मल लाइन हमेशा बनाई जाती है टेंजेंट पे, राइट? अगर ये टेंजेंट पे बनाई जाती है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है ना? टेंजेंट पता होगा तब उसमें हम नॉर्मल बनाएंगे। इससे पहले का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने टेंजेंट बहुत ही अच्छे से बताया था, आप वो लेक्चर देख लीजिए, तब भी यूजफुल लगेगा। अगर आप न्यू हैं तो भी यहाँ से देखिए, मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। देखिए टेंजेंट क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक? अगर ये कोई कर्व है तो इसके किसी पॉइंट से एक लाइन पास हो रही होती है, उसे बोलते हैं टेंजेंट। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? P, इसे बोलते हैं टेंजेंट। देखिए एक कंफ्यूजन का पॉइंट और अराइज होता है, इस पॉइंट से ना सिर्फ ये लाइन नहीं जाएगी, शायद ऐसी कोई मतलब ऐसे बाहर की तरफ कोई लाइन आ रही होगी। मान लीजिए अगर ये कर्व है और ये पॉइंट है, तो जो लाइन इसके इस तरह अलोंग जाएगी इसके, वही टेंजेंट कहलाती है। ऐसे नहीं कि आपने कोई लाइन ऐसे बना दी या फिर कोई लाइन इधर से आ रही है तो ये भी टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होती नहीं है। बेसिकली जो कर्व के अलोंग चल रही होती है ना, वो होती है आपकी टेंजेंट्स। कैसे पता करते? देखिए जब मैंने आपको टेंजेंट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट P है, उससे एक पॉइंट Q होता है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। फिर ये जैसे मान लीजिए अगर ये Q है तो ये क्या करता है? टेंड करता है P की तरफ, मतलब ये वापस आना चाहता है किस पे? P पॉइंट पे वापस आना चाहता है। तो जब ये P पॉइंट पे वापस आता है तो ये वाली लाइन क्या बना लेती है? ऐसे टेंजेंट बना लेती है, ठीक? फिर यही इसी पॉइंट से अगर ये P से यहाँ पर कोई लाइन खींची हमने, मान लीजिए R पॉइंट पे, ये भी क्या करती है? ये वापस P पे आना चाहती है। तो जब ये P पे आना चाहती है तो ये भी क्या करती है? यहीं पर ही टेंजेंट बना लेती है। तो ये दोनों टेंजेंट क्या करते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर गया है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि आपने कोई भी लाइन एक पास कराई कर्व से एंड उसको कह दिया टेंजेंट है। कुछ रूल होता है टेंजेंट बनाने का भी, जैसे मैंने अभी बताया, ये Q यहाँ पर टेंड कर गया, ये R यहाँ पर टेंड कर गया है, फिर यहाँ पर दो लाइनों ने कोइंसाइड किया, तब उसे हमने क्या कहा? तब उसे हमने कहा टेंजेंट। टेंजेंट समझ में आ गया? अब इसी टेंजेंट पे हमें बनानी होती है नॉर्मल। देखिए एक टेंजेंट पे ना काफी सारी नॉर्मल हो सकती है। देखिए अगर ये कोई लाइन है, ठीक, तो एक तो नॉर्मल ये हो जाएगी, एक इसके नीचे नॉर्मल भी बनेगी, एक इसके ऐसे आगे भी नॉर्मल बन सकती है, यहाँ नॉर्मल बन सकती है, यहाँ नॉर्मल बन सकती है, इसके पीछे भी नॉर्मल बन सकती है। तो किसी एक टेंजेंट लाइन पे काफी सारी नॉर्मल लाइन बन सकती है, मतलब इनफाइनाइट नॉर्मल लाइन। देखिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर में फिर डिफरेंस क्या होगा। अगर कोई लाइन यहाँ पर, जहां पर इसे टेंजेंट पास हो रही है, वहीं पर नॉर्मल बनाई गई है, तो अगर वहां पर परपेंडिकुलर खींचा गया, तब इसे हम कहते हैं नॉर्मल। समझ में आ रहा है? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो उसे कहते हैं हम नॉर्मल। क्लियर? एंड उसके बाद अगर मान लीजिए ये भी पूरी लाइन है, इस पे ये लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर, तो ये सब नॉर्मल नहीं है, ये सिंपली परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री एंगल बना रही है। लेकिन ये क्या है? नॉर्मल है, जो 90 डिग्री एंगल तो बना रही है लेकिन ये नॉर्मल कहलाती है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर शो कर रही है। समझ में आया टेंजेंट और नॉर्मल क्या है? आगे बढ़े। नाउ सी फ्रेंड्स, क्या क्या देखा हमने यहाँ पे? एक कर्व था, उस पे हमने क्या बनाया? एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। कैसे बनाया था? सिखाया मैंने अभी। अब क्या मैंने बताया यहाँ पर कि बहुत सारी नॉर्मल लाइंस यहाँ से
पास हो सकती हैं, नॉर्मल लाइंस पास हो सकती हैं। नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी इसके थ्रू, अ लाइन passes through point P, पॉइंट P से ही पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और वो टेंजेंट का है एट दैट पॉइंट, मीन्स एट P पॉइंट। ये क्या हुई हमारी, नॉर्मल हुई, समझ में आया, नॉर्मल लाइन हुई। अब हम क्या बात करेंगे, नॉर्मल प्लेन की। प्लेन क्या होता है, देखिए प्लेन और लाइन में फर्क इतना है कि वो एक लाइन है और एक ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये प्लेन भी क्या होगा, सिमिलर केस फॉलो करता है लाइन की तरह, ये भी परपेंडिकुलर होगा पॉइंट P पे। मान लीजिए यहाँ पर ही हमने कोई प्लेन बनाया, कुछ अगर आप ऐसे देखें, देखिए ये प्लेन होगा, मतलब देखिए समझने के लिए आप ऐसे देखिए, अगर ये कोई कर्व है आपका, क्लियर, ये कर्व है, यहाँ पर ही हमने ऐसे क्या बना रखी है, टेंजेंट बना रखी है, ये नीचे एक कर्व है, ठीक, इस पे ये टेंजेंट है, तो जो प्लेन बनेगा वो इस पे ही बनने वाला है, टेंजेंट पे ही बनने वाला है ना। तो अगर ये कर्व है, उस पे ये एक टेंजेंट है, तो हमारा जो प्लेन होगा वो इसके ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है, एकदम ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे टेढ़ा वेढ़ा आप नहीं कर, ऐसा ही प्लेन बनेगा जो कि नॉर्मल प्लेन कहलाएगा, किसका, इस कर्व का उस पॉइंट पे, समझ में आ रहा है, ये एकदम इस पॉइंट पे पी के खड़ा होगा, समझ में आया, ये होगा आपका नॉर्मल प्लेन। अब हमें क्या करना है, अगर आप प्लेन की डेफिनेशन लिखना चाहिए तो यहाँ क्या लिख देंगे, लाइन की जगह प्लेन, अ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर ऑन दैट पॉइंट, क्लियर, या ऑन दैट कर्व। अब ध्यान से सुनिए, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें वही फाइंड करना है ना, प्लेन की क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर ये प्लेन है, मैं सिर्फ इस प्लेन को बनाती हूँ, देखिए दिस इज योर प्लेन, हाँ ये क्या है आपका प्लेन है, यहाँ से क्या हो रही है, टेंजेंट पास हो रही है, क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए यही पॉइंट है T, एंड इसी प्लेन पे हमने कोई पॉइंट लिया हमने R। अब ध्यान से देखिए, P का ये क्या है, आपकी टेंजेंट लाइन है, हाँ ये आपकी क्या है, टेंजेंट लाइन है। अब ध्यान से देखिए, OP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर, यही होता है ना, OP का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होता है, इसी को हम अपना जनरल लेके चल रहे हैं। OP को क्या मान लिया हमने, ये क्या है, R वेक्टर है, वेयर एज OR ये भी पोजीशन वेक्टर है R का, इसे क्या मान लिया हमने, कैपिटल R, क्लियर, PR ज्वाइन कर दीजिए आप। देखिए ये प्लेन के अंदर भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, ये PR पॉइंट यहाँ पर से, टेंजेंट जहाँ से पास हो रही कर्व, शायद ये अंदर से पास हो रही हो, तब भी तो वही कहलाएगा ना, ये तब भी ये नॉर्मल क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर ही होगा, तब भी सारी इक्वेशन वो लगेगी। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि पॉइंट P यहाँ पर लिया हुआ, यहाँ पर आ लिया हुआ, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ लीजिए, इस ओके, प्लेन पे होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये PR मिल गया आपको, इसके पोजीशन वेक्टर्स मिल गए, अब आपको फाइंड क्या करनी है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन, मतलब इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एक चीज आपको याद होगी, जब मैंने टेंजेंट पढ़ाया था क्या, कि यूनिट वेक्टर R डैश, इसको ऐसे लिखिए R डैश, ये याद है आपको, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, याद है वो टेंजेंट जब पढ़ा रही थी मैं, आप उसको भी रिकॉल कर सकते हैं। देखिए T यूनिट वेक्टर क्या होता है, R डैश के इक्वल होता है। अब यहाँ पर से ध्यान से समझिएगा, ठीक, इस R डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dr बाय ds, क्लियर इतना, इस dr बाय ds को क्या लिख सकते हैं, dr बाय dt इंटू dt बाय ds, कोई कंफ्यूजन, देखिए dt कट जाएगा तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, dr बाय ds मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर ही ध्यान से देखें तो dr बाय dt को हम और क्या लिख सकते हैं, dr बाय dt को हम और क्या लिख सकते हैं, ये r डैश dr बाय dt इक्वल्स टू r डॉट हो गया, क्लियर, और ये क्या है, dt बाय ds, या फिर इसे नीचे लिखना चाहे तो ds बाय dt भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा वापस से dt बाय ds हो जाएगा।
अब यहाँ से r डॉट की वैल्यू निकाल लें तो r डॉट इक्वल्स टू क्या होगा, r डैश, ये उधर जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, ds बाई dt। क्लियर हो रहा है? अभी समझाती हूँ ये सब क्यों यूजफुल है, इतना समझ में आ रहा है? ये हमारी टेंजेंट थी। देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रही हूँ मैं, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, मीन्स ये जो आपकी टेंजेंट थी इसके अलोंग एक वेक्टर है, वो क्या है, r डैश। क्लियर? देखिए यहाँ से क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग क्या है, ये वाली यूनिट वेक्टर है। क्लियर? मीन्स ये वेक्टर भी, देखिए r यहाँ पर वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। देन उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, जब दो वेक्टर्स, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है वेक्टर a एंड ये कोई वेक्टर है वेक्टर b, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होती थी तो इनके लिए कंडीशन क्या होती थी, वेक्टर a इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर b। कहीं कहीं यहाँ पर u जो भी यहाँ पर यूज हुआ हो पैरामीटर, ये क्या होता था, वेक्टर a इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर b, मतलब इन दोनों का क्या था, रिप्रेजेंटेशन था एक साथ। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आपको नजर नहीं आ रहा है? देखिए ये तो वेक्टर हो गया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये क्या हो गया, r डॉट हो गया, ये भी क्या है, एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक, यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर हो। इट मीन्स अगर ये वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो जरूरी नहीं है कि ये भी यूनिट वेक्टर हो। सिमिलरली ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर हो, बट ये वेक्टर है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्केलर क्वांटिटी, देखिए ये ds क्या है, ds खुद ही एक पैरामीटर की तरह यूज होता है। इट मीन्स ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है ये किसी, देखिए वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जनरल छोटी सी डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो। लेकिन स्केलर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन ना हो। तो ये देखिए डायरेक्शन को बताएगा भी नहीं, इसे तो लेंथ से मतलब है ना। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर है, मींस ये एक कांस्टेंट देने वाली है। तो ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा हो गया, ये कांस्टेंट, जैसे लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट, ये वेक्टर ये वेक्टर। इट मींस जो ये लाइन है, जैसे यहाँ पर ही बी वेक्टर की ये वाली लाइन क्या हो गई थी, पैरेलल हो गई थी। सिमिलरली जब ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? r डॉट क्या हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। मींस मान लिया अगर हमने ये लाइन ऐसे बना दी, और क्या होगा, ये पॉइंट था r, ये पॉइंट था p, अब ये वाली जो लाइन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? देखिए अगर कोई लाइन इस पे अगर मान लीजिए यहाँ पर ही कोई लाइन आई, वो b पे परपेंडिकुलर है, तो वो a पे भी तो परपेंडिकुलर हो गई। वही हमने यहाँ किया, अगर वो इस पे परपेंडिकुलर है तो वो इस पे भी परपेंडिकुलर हो गई। समझ में आया इतना? समझ में आ गया इतना आपको? ये वाली क्या हो जाएगी, ये भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल हो गई। कैसे? जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था और हमें मिला भी कुछ वैसे ही। इतना क्लियर हो गया? अब हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, किसकी, नॉर्मल की। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स की प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी। पहले हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर निकाला पी पॉइंट का, आर का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, इससे हमें एक ये वेक्टर भी मिल गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो पी आर है, पी आर वेक्टर फाइंड करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। इसे याद कैसे रखेंगे आप, सिंपली आगे वाले के साथ ओ का पहले हो जाता है, फिर इस वाले का ओ के साथ पहले पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। देखिए ओ आर वेक्टर क्या निकाला है हमने, आर वेक्टर, ठीक, माइनस ओपी वेक्टर मींस स्मॉल आर वेक्टर। इतना क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब ये जो लाइन है ये क्या हो रही है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर शो कर रही है ना। ये जो पी आर है वो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर शो हो रही है इस रिलेशनशिप से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। जब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या है, एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, किसका किसका डॉट प्रोडक्ट, इस वाली लाइन का एंड इस वाली लाइन का, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर डॉट आर डॉट वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही है आपकी नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको।
ये एक प्लेन था, इस पे हमने पॉइंट लिया P जिस पर से पास हो रहा था प्लेन, उसी प्लेन पे हमने एक पॉइंट लिया R। ये क्या थी? टेंजेंट वेक्टर थी। यूनिट टेंजेंट वेक्टर के अलॉन्ग क्या था? R डैश था। कैसे? इस रिलेशनशिप से। फिर उसके बाद क्या किया हमने? इसे और वेरीफाई किया तो ये इस फॉर्म में आया, जो कि क्या है? दो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है एक साथ। इट मीन्स ये दोनों वेक्टर क्या होगी? आपस में पैरेलल। तो ये जो लाइन है वो इस पर भी परपेंडिकुलर शो करेगी या इस पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट से cos 90 की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। ये आपको मिल गया आपका रिलेशनशिप। समझ में आया? क्लियर हो गई? ये क्या है? आपकी नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन देख लीजिए, वो भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसे देख लेते हैं। नाउ हमें क्या देखना है? कार्टेशियन फॉर्म। हमने अभी इक्वेशन क्या बनाई? r डॉट वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनाया? 0। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर ये क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है? वेक्टर r, इसे सपोज कर लेते हैं ये क्या है? xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर? वैसे स्मॉल r को सपोज कर लेते हैं दैट इज xi प्लस yj प्लस zk। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? डॉट चाहिए। मीन्स इसका हमें क्या निकालना है? डॉट। r डॉट क्या होगा? d वेक्टर r बाय dt। इसका भी क्या होगा? dx बाय dt, dy बाय dt, dz बाय dt। तो इससे क्या? तो ये dx बाय dt हो जाएगा x डॉट, dy बाय dt हो जाएगा y डॉट एंड dz बाय dt हो जाएगा z डॉट। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा? x डॉट ऑफ i प्लस y डॉट ऑफ j प्लस z डॉट ऑफ k। सबकी वैल्यूज आ गई यहाँ पर ही हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए। देखिए कार्टेशियन फॉर्म बहुत सिंपल होता है। जो वेक्टर की इक्वेशन है उसको खाली x y z में लेट कीजिए एंड वहां पर ही वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। तो हम भी यहाँ पर रखते हैं। तो डॉट की वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? देखिए x डॉट, इनका क्या है? आपस में मल्टीप्लिक। पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? ये फाइंड कर लेते हैं r माइनस r। तो देखिए इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस x का i प्लस y माइनस y ऑफ i j प्लस z माइनस स्मॉल z, ये स्मॉल z है, k। क्लियर? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? इनका क्या चाहिए हमें? डॉट प्रोडक्ट चाहिए। डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ? r डॉट के साथ। सो r डॉट क्या है हमारे पास? देखिए x डॉट सब अपने अपने साथ होंगे। i वाला वेक्टर i के साथ होगा, z वाला z के साथ एंड k वाला k के साथ होता है। तो ये x डॉट क्या होगा? इसके साथ होगा। सो x माइनस x, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? x डॉट प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा? y डॉट ऑफ y माइनस y प्लस z डॉट ऑफ z, कैपिटल Z है ये, माइनस स्मॉल z इक्वल्स टू। क्लियर? ये क्या मिल गई आपको? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यही था हमारा नॉर्मल प्लेन। ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में एंड ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल लाइन, बहुत सारी चीजें जो हैं हिंट में पूछी जाती हैं, जहाँ पर इनका डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं होता है लेकिन इनका यूज क्वेश्चंस में होता है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप वही नहीं कर पाएंगे तो आगे क्वेश्चन पे कैसे प्रोसीड करेंगे? ठीक, समझ में आ गया? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करेंगे उतने अच्छे से टॉपिक्स क्लियर होंगे। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं इसके मल्टीपल चॉइस भी कराऊंगी। पहले इसे खत्म कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसे फिनिश करते हैं, फिर उसका एक दिन मैं पूरा लूंगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन सबके इंपॉर्टेंट करा दूंगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए एंड बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड बाय बाय।